हाय। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे मेनली प्रोविजंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो हम पढ़ेंगे मेनली 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये जो है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये कब आया फोर्स में? जुलाई 1 1993 को आया। और इससे एक नया पार्ट ऐड किया गया संविधान के अंदर, दैट इज पार्ट 9 ए। और इसमें इसमें म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड आर्टिकल 243 पी टू 243 जेड जी, इतने आर्टिकल इसके अंदर ऐड किए गए इस पार्ट के अंदर। और इसमें इसमें जो भी इसके जो भी फंक्शंस है या जो भी इसके मैटर्स है, ये मेनली ऐड किए गए इनटू द 12th शेड्यूल के अंदर। और जो 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 भी मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड या सोशल जस्टिस से रिलेटेड, जो कि मेनली 243 ओके 243 डब्ल्यू आर्टिकल के अंदर बताया गया है, ये सभी मैटर्स और फंक्शन भी 12th शेड्यूल के अंदर ऐड किए गए हैं। तो अभी हम वन बाय वन समझेंगे इस 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के प्रोविजंस। सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द म्यूनसिपालिटीज़। तो जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसने मेनली स्टेट गवर्नमेंट को ड्यूटी दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने स्टेट के अंदर 3 टाइप की म्यूनसिपालिटीज बनाएगा एज पर द मतलब किसके ऊपर? पॉपुलेशन के बेस पे, पॉपुलेशन डेंसिटी, देन साइज ऑफ एरिया, रेवेन्यू जनरेटेड, लोकल एरिया बॉडी, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये मेनली इनके बेस पे, ठीक है, एज पर आर्टिकल 243 क्यू। इस आर्टिकल के बेस पे इन सभी को चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 3 टाइप की म्यूनसिपालिटीज बनाएगा। कौन? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा अपने स्टेट के अंदर। ये कौन बोल रहा है? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोल रहा है। तो सबसे पहली जो म्यूनसिपालिटीज बॉडी बनेगी वो होगी नगर पंचायत। नगर पंचायत क्या है? ये ट्रांजिशन एरिया है। ट्रांजिशन एरिया मतलब जो रूरल एरिया से अब अर्बन एरिया में कन्वर्ट होने जा रहा है। पूरी तरह से नहीं कि ये अर्बन है और नहीं पूरी तरह से ये रूरल एरिया है। तो इसको बोला गया मेनली नगर पंचायत, जिसकी पॉपुलेशन 25% ओके मेनली डिपेंड, जो 25% से भी कम पॉपुलेशन मेनली डिपेंड होती है एग्रीकल्चर के ऊपर। और ये जो है रूरल सोसाइटी और कल्चर नॉर्म्स को भी फॉलो करता है। और मेनली ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है? इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो ऐसे एरिया को क्या बोला गया है? नगर पंचायत बोला गया। उसके बाद उससे बड़ा जो एरिया होता है उसको बोला जाता है म्यूनसिपल काउंसिल, जो कि एक स्मॉल अर्बन एरिया होता है। देन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल के बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये बड़ा एरिया होता है, बड़ा अर्बन एरिया होता है। अगर फिर इसके बाद इन 3 एरिया के अलावा कुछ और एरिया होते हैं जो इनके अंदर ऐड नहीं किए जाते, मेनली नगर पंचायत, नगर म्यूनसिपल काउंसिल एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इनके अंदर ऐड नहीं किए जाते। ऐसे भी एरिया होते हैं जैसे मिलिट्री कंट्रोलमेंट एरिया होता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल टाउन होते हैं। ये जो एरिया है मेनली ये इन तीन जो ये जो 3 है अलग अलग टाइप की म्यूनसिपालिटी, 3 टाइप की, इसके अंदर इनको ऐड नहीं किया जाता है। तो जो मेनली इसके लिए पावर दिया गया है स्टेट के पास। स्टेट जो है अलग अलग मतलब अपने अपने स्टेट में अलग अलग क्या करेंगे एज पर द जो भी पॉपुलेशन है, ओके, पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी, इसके बेस पे इस तरह से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। मतलब मेनली अलग अलग टाइप में म्यूनसिपालिटीज़ को उनको स्टेटस देंगे। देन देखिए कंपोजिशन बात करेंगे अभी हम, ठीक है। पहले बात की हमने कॉन्स्टिट्यूशन की, किस आधार पे हमें मेनली म्यूनसिपालिटीज बनाना है और कितने टाइप की बनाना है। तो 3 टाइप की बनाना है, नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एज पर द आर्टिकल 243 क्यू। देन अभी हम बात करेंगे कंपोजिशन। तो मेनली जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डायरेक्ट इलेक्शन के लिए एज पर द आर्टिकल 243 आर क्लॉज 1, ओके। जो भी काउंसलर होते हैं मेनली, जो भी काउंसलर होते हैं इस म्यूनसिपालिटीज़ के, उनका जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट इलेक्शन होगा। और इस ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है मेनली फिक्स करेगा कि कितने काउंसलर मेनली इलेक्ट किए जाएंगे, ये भी फिक्स करता है स्टेट गवर्नमेंट।
और ये एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट इसलिए इसको डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू काउंसलर को इलेक्ट करता है, बिकॉज जो लोकल पीपल होते हैं उनको भी क्या मिले, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले, वो भी प्लानिंग के अंदर और इम्प्लीमेंटेशन जो भी स्कीम होते, प्रोजेक्ट होते या प्रोग्राम्स होते, तो इन सभी में लोकल जो पीपल होते उनका भी पार्टिसिपेशन हो जाए। ओके, इसीलिए मेनली डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है फॉर द काउंसलर। देन जो पर्सन जिनके पास मेनली नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ द म्यूनसिपालिटीज, इनको भी इनको भी नॉमिनेट किया जाता है किसके अंदर, म्यूनसिपालिटीज के अंदर, एज पर द आर्टिकल 243 आर क्लॉज 2 AI। ओके, इस आर्टिकल के तौर पे नॉमिनेट किया जाएगा जो पर्सन जिसके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस हो रिलेटेड टू द म्यूनसिपालिटीज फंक्शनैलिटी, तो वो भी क्या हो सकता है, नॉमिनेट हो सकता है। और इसके जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं इस म्यूनसिपालिटीज़ के, कौन कौन होते हैं, जो भी इलेक्टेड हाउस ऑफ पीपल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब लोकसभा, यस लोकसभा और जो स्टेट की जो असेंबली होती है उसके मेंबर क्या होते हैं, मेनली एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं इस म्यूनसिपालिटीज़ के, जिस जिस एरिया से मेनली वो बिलोंग करते हैं। सेम वे जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है और काउंसिल ऑफ स्टेट होता है, मतलब राज्यसभा, इनके भी जो मेंबर होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं इस म्यूनसिपालिटीज़ के। देन ऑल चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी, ठीक है, जो कि मेनली कंस्टिट्यूट की जाएगी एज पर क्लॉज 5 ऑफ द आर्टिकल 243S। ओके, एज इट्स मेंबर, मतलब ये कि जो कमिटी बनाई जाएगी इसके अंदर में, जो भी कमेटी बनाई जाएगी उसका जो चेयरपर्सन होगा वो मेनली कौन होगा, मेंबर होगा, इलेक्टेड मेंबर होगा। और अलग अलग वार्ड कमेटी बनाई जाएगी, उसमें भी मेनली जो लोकल पर्सन रहेगा, ओके, उसको उसको भी इलेक्शन के लिए उसको भी क्या दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो जो चेयरपर्सन का इलेक्शन किस तरह से करता है, आइदर मेंबर जो मेंबर होते हैं उन्हीं में से चेयरपर्सन सिलेक्ट करता है या डायरेक्ट इलेक्शन करता है, ये मेनली डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। तो और दूसरी चीज़, जो डिसक्वालिफिकेशन होता है मेंबर का, जो म्यूनसिपालिटीज के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो डिसक्वालिफिकेशन होता है, ये भी कौन डिसाइड करता है, ये भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है एज पर द आर्टिकल 243V क्लॉज 2। ओके, इस आर्टिकल के तौर पे, मतलब इस आर्टिकल के बेस पे जो डिसक्वालिफिकेशन होता है किसी भी मेंबर का म्यूनसिपालिटीज के, ये मेनली डिसाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट। देन ये हो गई मेनली कंपोजिशन। ओके, कित मतलब कौन कौन मेंबर यहाँ पे अपॉइंट हो सकता है। अभी हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ वार्ड कमेटी। तो देखिए, जिस एरिया की पॉपुलेशन जो है 3 लाख से ज़्यादा है, एज पर आर्टिकल 243, वहाँ पे क्या होगी, वार्ड कमेटी होगी। क्योंकि वार्ड कमेटी क्या है, मेनली एक ब्रिज है किसके किसके बीच में, जो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है और ये जो सिटीजन है इनके बीच में एक जो वार्ड कमेटी जो है एक एज अ ब्रिज टाइप काम करता है। तो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड सिटीजन, इनके बीच में ये जो वार्ड कमेटी है एक ब्रिज टाइप काम करता है। और इसमें वार्ड वार्ड कमेटी में सिटीजन का भी पार्टिसिपेशन बढ़ता है, जिससे क्या होता है, ये मेनली अपनी ड्यूटी भी अच्छे से कर पाते हैं, मतलब जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि सिटीजन पार्टिसिपेशन करते प्रिपरेशन के लिए, सबमिशन के लिए, या जो भी वार्ड डेवलपमेंट जो भी स्कीम होती है, ठीक है, उसका जो भी फंड अलाउड होता है उसका यूटिलाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो उस फंड का, ये सभी चीज़ों की में जो सिटीजन है वो भी इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। देन ये हो गया मेनली द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द वार्ड कमेटी। अब हम बात करेंगे रिजर्वेशन सीट के बारे में। देखिए, इसके अंदर जो म्यूनसिपालिटीज़ होता है इसके अंदर एक एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है और वीमेन का, और इनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए एज पर आर्टिकल 243T। ओके, इस आर्टिकल के बेस पे जो म्यूनसिपालिटीज़ है उसके अंदर में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वीमेन को क्या देना चाहिए, एडेक्वेट सफिशिएंट रिजर्वेशन देना चाहिए, उनका रिप्रेजेंटेशन रखना चाहिए। तो देखिए क्या क्या कंडीशन है रिजर्वेशन की, इसमें दो है। सबसे पहली,
minimum 1/3 of the total member of seat reserved for SC and ST इज रिजर्व फॉर द वीमेन बिलोंग टू SC और ST। तो मिनिमम 1/3 जो मेंबर है, जो भी टोटल मेंबर रहेंगे उसमें से 1/3 मेंबर SC ST से रहेंगे और इसमें वीमेन भी इंक्लूडेड है जो SC ST से मेनली बिलोंग करते हैं। देन 1/3 of the total member of the seat including seat reserved for the women belonging to SC ST are reserved for the women। और सेम वे 1/3 जो है ना ये वीमेन के लिए भी है और इसमें SC ST वीमेन भी इंक्लूडेड है। जैसे यहाँ पे SC ST सभी लोग इंक्लूडेड है, SC ST मैन वीमेन, और 1/3 ये वीमेन के लिए भी है। सेम वे यहाँ पे जो नॉर्मल वीमेन है उसके अलावा जो SC ST वीमेन है उनके भी लिए 1/3 रिजर्वेशन जो है, टोटल जो सीट है उसमें से 1/3 जो सीट है वो रिजर्व होती है। किसी किसी स्टेट में 50% दिया जाता है रिजर्वेशन। तो ये मेनली जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया ये कौन डिसाइड करता है, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है। और जो चेयरपर्सन है ये भी SC ST या वीमेन में से होगा, ये भी मेनली कौन डिसाइड करता है, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास फुल पावर होता है अबाउट द रिजर्वेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द सीट रिगार्डिंग टू बैकवर्ड क्लासेस और चेयरपर्सन ऑफ द म्यूनसिपालिटीज़ के बारे में पूरा का पूरा जो रिजर्वेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं मेनली इसका पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। देन हम बात करेंगे ड्यूरेशन की। देखिए ये मेनली फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स, एक फिक्स टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं 5 साल के लिए। देन ये मेनली जिस डेट पे ये अपॉइंट होते हैं उससे 5 साल तक, ओके। या हम बोल सकते हैं जो पहली मीटिंग होती है इनकी एज पर आर्टिकल 243U, इस आर्टिकल के बेस पे जिस दिन पहली मीटिंग होती है, ओके, उस दिन से 5 साल तक ये अपॉइंटमेंट इनका रहता है। और जो चीफ इलेक्शन कमीशन है इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। देन स्टेट गवर्नमेंट जो है इनके पास इस म्यूनसिपालिटीज़ को सस्पेंड करने का कोई पावर नहीं होता है, बट ये क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं उस म्यूनसिपालिटीज़ को। लेकिन उनको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मतलब रीजनेबल मतलब एक कारण बताना पड़ेगा म्यूनसिपालिटीज़ को क्यों उनको डिसॉल्व किया गया है। मान लीजिए अगर डिसॉल्व हो जाती है तो विद इन 6 मंथ उनका इलेक्शन होना है, ओके। और जो नया इलेक्ट होके आएगा, नया जो बॉडी इलेक्ट होके आएगा, जो रिमेनिंग बचेगा टर्म, मान लीजिए 5 साल का टर्म है, फिक्स टर्म है, उसमें से 3 साल अगर किसी बॉडी ने इतना टर्म ड्यूरेशन, ओके, किया है उसके बाद डिजॉल्व हुई है तो रिमेनिंग जो नई बॉडी जो आएगी वो रिमेनिंग 2 साल के लिए ही बस क्या रहेगी, म्यूनसिपालिटीज़ की मतलब म्यूनसिपालिटीज़ के अंदर रहेगी वो। अब बात करेंगे भाई अभी हम पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपालिटीज़ का क्या पावर है, क्या अथॉरिटी और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो जो जैसे देखिए जो डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है मेनली और किस लिए किया जाता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस रखने के लिए, पावर और अथॉरिटी को बैलेंस बनाने के लिए मेनली डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है। जैसे यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया है, देखिए। देन बिटवीन द स्टेट एंड द अर्बन लोकल बॉडीज एंड म्यूनसिपालिटीज़। तो इसीलिए जो पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। और ये कैसे होता है, थ्रू द डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस से मेनली ये सभी अलग अलग जो बॉडीज़ है उनको पावर क्या किया जाता है, दिया जाता है। अब बात करेंगे हम फंक्शन की सबसे पहले कि ये म्यूनसिपालिटीज़ के क्या क्या फंक्शंस होते हैं मेनली। देखिए ये एक तो प्रिपेयर करते प्लान को जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है, अलग अलग सोशल जस्टिस से रिलेटेड फंक्शन करते हैं ये लोग, और ये फुल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो भी 12 शेड्यूल के अंदर लिखे गए सब्जेक्ट है उसके अंदर, ओके, उस सब्जेक्ट के ऊपर में ये स्कीम बनाते, प्रोजेक्ट बनाते, प्रोग्राम लेके आते अलग अलग लेवल पे। और ये मेनली कहाँ लिखा गया, आर्टिकल 243W में लिखा गया कि जो 18 फंक्शन दिए गए मेनली इस 12th शेड्यूल के अंदर, ओके, वो सभी उसके ऊपर जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है वो स्कीम लेके आ सकती, कोई प्रोजेक्ट लेके आ सकता है या कोई प्रोग्राम लेके आ सकता है। अब देखते हैं हम मेनली क्या क्या ये 18 फंक्शन है। देखिए टाउन प्लानिंग हो गया, ये सभी है मेनली, ठीक है। अभी मैं वन बाय वन पढ़ता हूँ। रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हो गया। देन प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। देन प्रोविजंस ऑफ द रोड एंड ब्रिजेस, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पर्पज हो गया। देन पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, कंजर्वेंसी एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ फायर सर्विसेज, अर्बन फॉरेस्ट्री, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, promotion of economically ecological aspect,
safeguard of the interest of the weaker section of the society, including the handicap and mental retarded. Then slum improvement, अपग्रेडेशन करना है उनका, और अर्बन पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाना है. प्रोविजंस ऑफ द अर्बन एम्यूनिटीज एंड फैसिलिटीज सच एज, जैसे पार्क, गार्डन हो गया, प्लेग्राउंड हो गया है. देन प्रोमोशन ऑफ कल्चर, एजुकेशनल, एथेटिक एक्सपेक्ट. देन बरियल एंड बरीड ग्राउंड एंड सेरेमोनीज. देन क्रिएशन ऑफ ग्राउंड्स, इलेक्ट्रॉनिक crematoriums and cattle pound, and prevention of cruelty animals. Then vital statistics including registration of birth and death. Then public amenities जैसे कि स्ट्रीट लाइट, बस स्टॉप, पार्क. ओके, ये सभी मेनली प्रोवाइड करना है. ये सभी कहाँ लिखा है? मेनली 12th शेड्यूल के अंदर लिखा है, जो कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, अभी हम बात करेंगे फाइनेंस के बारे में. तो देखिए, फाइनेंस ऑफ द म्यूनसिपालिटीज. तो फाइनेंस में क्या क्या है मेनली, ये कहाँ लिखा गया फाइनेंस के बारे में? आर्टिकल 243 एक्स के अंदर लिखा गया है. तो इनको पावर दिया गया है म्यूनसिपालिटीज़ को, वो क्या कर सकते? टैक्स को लगा सकते, कलेक्ट कर सकते, और अप्रोप्रिएट टैक्स, ड्यूटी, टोल्स और फीस, ये सभी क्या कर सकते? ये करा, मतलब कलेक्ट भी कर सकते और उसको लेवी भी कर सकते. ये पावर दिया गया है म्यूनसिपालिटीज़ को. कहाँ से? ये आर्टिकल 243 एक्स में लिखा गया ये. और इनको ग्रांट इन एड भी मिलेगा फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट के. ओके, देन हम बात करेंगे फाइनेंस कमीशन, जो मेनली बनाया गया आर्टिकल 243 वाई से. ठीक है, और ये जो 243 वाई है, ये क्या लिखा है मेनली कि ये एक फाइनेंस कमीशन होना चाहिए स्टेट का, जो कि मेनली क्या करेगा? स्टेट और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है, इनके बीच में कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा फाइनेंस का, ये मेनली इसका रिकमेंडेशन देगा. और क्या क्या रिकमेंडेशन देगा? देखिए, ये पहला तो ये हो गया कि स्टेट और म्यूनसिपालिटीज़ के बीच में जो जो टैक्स है, ड्यूटी है, टोल है, फीस है, ठीक है, ये कितना देना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को म्यूनसिपालिटीज़ के लिए, ये बताता है मेनली फाइनेंस कमीशन बताता है. देन जो भी अलोकेशन ऑफ शेयर्स होते हैं म्यूनसिपालिटीज़ एट लेवल ऑफ द स्टेट, उसको भी ये प्रोसीड करता है, डिटरमाइन करता है मेनली टैक्सेस, ड्यूटी, टोल्स, फीस, एंड असाइन करता है म्यूनसिपालिटीज़ को. देन ग्रांट इन एड कितना प्रोवाइड किया जाना चाहिए म्यूनसिपालिटीज़ को फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ये भी बताता है मेनली फाइनेंस कमीशन. देन फॉर द मेजर नीडेड इम्प्रूव, किस तरह से फाइनेंशियल पोजीशन इम्प्रूव होगी म्यूनसिपालिटीज़ की, ये भी क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव करना चाहिए सो दैट फाइनेंशियल पोजीशन इम्प्रूव हो जाएगी म्यूनसिपालिटी, इसके भी रिकमेंडेशन देता है. तो मेनली ये सभी काम किसके? जो स्टेट का फाइनेंस कमीशन है उसके मेनली ये रिकमेंडेशन होते हैं. देन ऑडिट एंड अकाउंट ऑफ द म्यूनसिपालिटीज़. देखिए, आर्टिकल 243 ये बोलता है कि जो स्टेट है, रिस्पेक्टिव स्टेट है, वो ऐसे प्रोविजंस लाएगा कि जिससे मेनली ऑडिट हो सके एज पर आर्टिकल 243. देन बात करते हैं हम इलेक्शन ऑफ द म्यूनसिपालिटीज़ की. तो इसके लिए स्पेशल बॉडी बनाई गई, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि अंडर आर्टिकल 243 के, ओके, पार्ट 9 के अंदर इसका मेनली प्रोविजन रखा गया है. ये क्या करता है? ये सुपरिटेंडेंस करता है, डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है जो भी इलेक्शन होता है मेनली लोकल बॉडीज़ के. देन प्रिपेयर भी करता है जो भी इलेक्टोरल रोल होता है. और इसका मेन काम क्या होता है? स्मूथ, फेयर, ओके, एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए म्यूनसिपालिटीज़ का. और इसके जो भी फंक्शंस हैं मेनली कहाँ पे लिखे गए? 243 के अंदर लिखे गए. इस इलेक्शन कमीशन के जो भी फंक्शन है वो आर्टिकल 243 में लिखे गए. उसके बाद बात करते हैं हम डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग. ये सभी हम मेनली 74th, ओके, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 है, उसमें क्या क्या प्रोविजंस है ये सभी हम मेनली पढ़ रहे हैं. तो अभी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग की भी बात करता है ये मेनली. एक कमेटी होगी फॉर द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के लिए. तो जो म्यूनसिपालिटीज़ है उसके पास पावर है कि वो क्या कर सकता है? कोई भी प्रिपेयर कर सकता है और इम्प्लीमेंट कर सकता है जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें हो गई, या सोशल जस्टिस से रिलेटेड, या अलग टाइप के जो भी स्कीम है इस रिलेटेड, उनको क्या कर सकता है? बना सकता है और उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है. ये मेनली पावर दिया गया है म्यूनसिपालिटीज़ को. और इस म्यूनसिपालिटीज़ का एक बेसिक यूनिट होता है जिसको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट. तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेनली क्या होता है? प्लानिंग कमेटी होती है. ठीक है, और इसको किस आर्टिकल के द्वारा बनाया गया? मेनली आर्टिकल 243 ये, ओके, आर्टिकल 243 ये के बेस पे ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या बनाई गई? प्लानिंग कमेटी बनाई गई है. तो इसमें जो भी 4/5 ऑफ द टोटल मेंबर जो होंगे इसमें से, मतलब 5 में से
जो 4 मेंबर होंगे वो कौन होंगे, डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर होंगे। कहाँ से, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, म्यूनसिपालिटीज से, वो मेनली इसके मेंबर होंगे, 4 में से 5, ओके, 4/5। देन हम बात करते इस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में डिटेल में। देखिए ये मेनली कॉमन इंटरेस्ट देखता है, ठीक है, पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ का, जिसमें सभी आता है, जैसे वाटर्स का शेयरिंग, फिजिकल नेचुरल रिसोर्स हो गया, और डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, ये सभी मेनली काम देखता है, ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी देखता है। देन और क्या देखता है, ये ड्राफ्ट बनाता है, ठीक है, और इसको चेयरपर्सन को फॉरवर्ड करता है। और जो मेनली चेयरपर्सन, ये जो भी स्टेट गवर्नमेंट का होता है, ओके, और ये चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी ये किसको देता है, स्टेट गवर्नमेंट को देता है मेनली। देन कमिटी फॉर द मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, अब देखिए ये थ्रू बनाया गया आर्टिकल 243 ZE, ठीक है, जहाँ पे पॉपुलेशन जो है 10 लाख से ज़्यादा है, वहाँ पे जो कमिटी बनाई जाती है फॉर द मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग के लिए। और इसके जो 2/3 मेंबर होंगे, 2/3 मेंबर ऑफ दिस मेंबर, ठीक है, ये क्या होंगे, मस्ट बी सिलेक्टेड डायरेक्टली अमॉन्ग द, जो डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो सिलेक्ट करेंगे मेनली 2/3 मेंबर, ओके, जो म्यूनसिपालिटीज़ के जो डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो सिलेक्ट करेंगे 2/3 मेंबर, ओके। देन इलेक्टेड, इसका जो, इसके जो इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड जो चेयरपर्सन होगा मेनली इलेक्टेड, जो पंचायती राज का और मेट्रोपॉलिटन एरिया का, ठीक है। देन ये क्या करता है, इसका काम क्या है मेनली, ये जो कमिटी है फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, इसका क्या काम है मेनली, ये इंश्योर करता है बेटर प्लानिंग के लिए। देन कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट, ओके, यूनियन, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, ये क्या करता है, अच्छे से प्लानिंग बनाता है, कोऑपरेशन मेंटेन रखता है और कोऑर्डिनेशन बनाता है। और क्या क्या काम करता है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ये ड्राफ्ट, जो भी डेवलपमेंट प्लान है उसका ड्राफ्ट बनाता है, ठीक है। इसमें मेनली पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ के एरिया से रिलेटेड मेनली ये इनके इनके डेवलपमेंट, ओके, पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ के डेवलपमेंट प्लान मेनली ये बनाता है, ओके, एक ड्राफ्ट बनाता है मेनली। देन और क्या करता है, ये जो ड्राफ्ट बनाया है इसने, ये फॉरवर्ड करता है चेयरपर्सन को, जो कमिटी का होता है, और फिर ये जो कमिटी है ये स्टेट गवर्नमेंट को देता है। देन और क्या फंक्शन इसके, अंडर आर्टिकल 243 ZC, जो 9th A के अंदर जो 9th A के अंदर जो भी सब्जेक्ट है उसको मेनली ये जो शेड्यूल एरिया होता है और शेड्यूल ट्राइब एरिया होता है इसके ऊपर अप्लाई नहीं किए जाएंगे एज पर आर्टिकल 244, ओके, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन पार्लियामेंट में बाय लॉ इस चीज़ को क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। ये जो भी पार्ट 9th A के अंदर, ओके, ठीक है, जो आर्टिकल 243 Z है इसके जो भी टर्म्स है, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर सकता है शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के ऊपर भी। लेकिन अभी फिलहाल ये नहीं एक्सटेंड होते, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल 244। देन क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब है इनको स्पेशल पावर दिया जाता है एज पर आर्टिकल 244। देन द स्टेट म्यूनसिपल लॉ वेयर ब्रॉड कन्फर्मिटी विद द प्रोविजंस ऑफ द, हाँ देखिए मेन क्या है ना, कि जो प्रोविजंस लाए गए थे थ्रू दी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये जो प्रोविजंस है ये मेनली ये जो स्टेट का जो म्यूनसिपल लॉ है इसके साथ क्या होने चाहिए, ये इनकॉर्पोरेट होने चाहिए, ठीक है। मतलब ये कि जो स्टेट का म्यूनसिपल लॉ है उसके अंदर जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जो प्रोविजंस है ये ऐड होने चाहिए टिल 31 मई 1994 तक, ये मेनली कहा गया था, ओके। तो मेनली हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़े, अभी हम इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हम मेनली इस इस वीडियो के अंदर 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992, इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस थे, ओके, हम मेनली इसके प्रोविजंस की बात किए। सबसे पहला तो ये कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से म्यूनसिपालिटीज़ बनाई जाती है। मेनली इसमें 3 टाइप की म्यूनसिपालिटीज़ की बात की हमने, नगर पंचायत, देन म्यूनसिपल काउंसिल एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। सबसे छोटा होता है नगर पंचायत, उससे बड़ा होता है म्यूनसिपल काउंसिल, और इससे भी बड़ा होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो ये मेनली हमने 3 टाइप की क्या पढ़ा है, 3 टाइप की म्यूनसिपालिटीज़ पढ़े हमने। और कुछ एरिया होते जैसे मिलिट्री कंटोनमेंट एरिया, जहाँ पे मेनली मिलिट्री लोग रहते, ओके, मिलिट्री पर्सन रहते। और कुछ इंडस्ट्रियल टाउनशिप होते, इन दोनों को इस एरिया के अंदर इनको नहीं ऐड किया गया, ये दोनों एरिया यहाँ से एक्सक्लूडेड है। देन हमने बात किया था कंपोजिशन की। कंपोजिशन के अंदर हमने इसके अंदर
कौन कौन होते, मेनली इलेक्टेड मेंबर होते, ठीक है, जो मेनली प्लानिंग से रिलेटेड काम करते हैं। देन इसका जो भी इलेक्शन होता है उसका जो भी तरीका है वो मेनली स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करता है। देन हम बात किए थे वार्ड वार्ड कमेटी की। वार्ड कमेटी किस तरह से बनाई जाती है, उसका क्या प्रोविजन है, मेनली ये एज एक ब्रिज टाइप काम करता है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में, इसका ये सभी काम होता है। ओके। देन हम बात किए थे रिजर्वेशन ऑफ सीट के बारे में, कितना रिजर्वेशन होना चाहिए फॉर द SC एंड ST एंड फॉर द वीमेन, इसके बारे में बात किया था हमने। फिर ड्यूरेशन क्या होता है इसका, 5 साल के लिए ड्यूरेशन होता है। और जो जो डिजोल्यूशन के बाद और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि 6 महीने के अंदर अगर डिजोल्यूशन होता है तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। और सस्पेंशन का प्रोविजन, मतलब सस्पेंशन का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास है नहीं, डायरेक्ट डिजोल्यूशन का अधिकार है। और जैसे डिजोल्व होने के बाद नई जो बॉडी आती है तो जो रिमेनिंग टर्म होता है उतने के लिए बस वो एंजॉय कर पाती है। उसके बाद पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखे हमने, फंक्शन देखे मेनली क्या क्या काम करता है, प्लान बनाना ये सब, और ये अलग अलग टाइप के हमने मेन फंक्शन देखे जो मेनली 12th शेड्यूल के अंदर लिखे गए। देन फाइनेंस के बारे में जाना हमने कि उनको कहाँ से स्टेट जो म्यूनसिपालिटीज़ है उनको कहाँ से फंड मिलता है, ठीक है, उनको फाइनेंस कहाँ से होता है, तो ये सब चीज़ें हमने जाना। उसके बाद फाइनेंस कमीशन के बारे में जाना हमने कि फाइनेंस कमीशन का क्या काम होता है, क्या रोल होता है, क्या क्या रिकमेंडेशन देता है ये स्टेट गवर्नमेंट को। देन ऑडिट एंड अकाउंट ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में जाना, इलेक्शन टू द म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए जाना, उसके लिए सेपरेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया अंडर आर्टिकल 243 के, उसके अलग अलग काम है। देन हमने बात किया था कमिटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के बारे में, डिस्ट्रिक्ट जो कमिटी होती है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, ओके, कमिटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, तो इसका क्या क्या काम होता है ये देखा हमने। देन ये भी जाना कि इसके अंदर मेंबर कौन कौन होते हैं और ये एट लास्ट काम क्या क्या करती है। इसके बाद हमने क्या जाना, कमिटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, तो इसके ये कौन से आर्टिकल से बनी है, आर्टिकल 243 से बनी है, जो जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से अबव होती है। इसका मेन काम क्या होता है, प्लानिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना, कोऑपरेशन करना यूनियन स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में। और क्या क्या काम करता है, ड्राफ्ट बनाता है, डेवलपमेंट प्लान बनाता है मेनली पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ का। देन ये जो प्लान बनाता है वो फॉरवर्ड करता है कमेटी के चेयरमैन को, फिर वो क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। और जो भी ये आर्टिकल 243 ZC और ये जो पार्ट 9A है, ठीक है, ये अप्लाई नहीं होते इन द शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब के केस में, ठीक है। देन हमने बात किया था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है ये बहुत सारे काम कर रहा है, ओके। इसका मेन काम क्या था, ये जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, इसके प्रोविजंस को जो स्टेट की जो म्यूनसिपल लॉ है उसके अंदर इसको इनकॉर्पोरेट करना है, उसके हिसाब मतलब मेनली इसके प्रोविजंस ऐड करना है, ओके, टिल 31 मई 1994 तक। तो मेनली ये सब चीज़ें हमने इस वीडियो में जाना, ओके। इन द नेक्स्ट वीडियो विल गोइंग टू कवर द पंजाब म्यूनसिपल एक्ट 1911 एंड पंजाब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1976, okay, so that's all for this video. Thank you, bye bye.